अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनाइट स्टेट मशीन्स को का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था कि फाइनाइट स्टेट मशीन्स क्या होती हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन्स की ब्लॉक डायग्राम क्या होती है, फाइनाइट स्टेट मशीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास स्टेट डायग्राम की यूज़ होती हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एसएम चार्ट यूज़ होते हैं। और फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की थी, डिफरेंट डिज़ाइन एग्जांपल्स जिनमें हमने स्टेट डायग्राम्स ड्रा की थी और एसएम चार्ट ड्रा किए थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइनाइट स्टेट मशीन्स की कोड डेवलपमेंट किस तरह होती है, तो किस तरह वेरिलॉग एजीएल में फाइनाइट स्टेट मशीन्स को मॉडल करते हैं। और फाइनाइट स्टेट मशीन की जो कोडिंग है उसका सिमिलर उसका मेथड है जिस तरह हमने रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट्स की कोडिंग की थी। तो पहले आप स्टेट रजिस्टर को सेपरेट कर देते हैं और उसका कोड सेपरेट आप मॉडल करते हैं, और बाकी जो कम्बिनेशन पार्ट्स होते हैं, नेस्टेड पार्ट लॉजिक है और आउटपुट लॉजिक है, तो इनकी कोडिंग आप डिफरेंट तरीके से करते हैं। लेकिन स्टेट रजिस्टर की कोडिंग में आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव ऑफ क्लॉक और रीसेट वाली जो कमांड्स होती हैं वो होती हैं। और जो आपके पास नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होती है उसमें आपको असाइन स्टेटमेंट से बना सकते हैं, और इस आउटपुट लॉजिक है इसको असाइन स्टेटमेंट से बना सकते हैं। और इन दोनों को नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट लॉजिक जो ये क्योंकि ये कम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, इनको आप ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेट कमांड से भी मॉडल कर सकते हैं। तो पहले तो सेपरेट कर देते हैं स्टेट रजिस्टर और कम्बिनेशन लॉजिक को, और फिर उनके अलग अलग कोडिंग की जाती है। जो रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट्स और एफएसएम की कोडिंग में डिफरेंस है वो है नेक्स्ट स्टेट लॉजिक का, क्योंकि उसमें नेक्स्ट स्टेट लॉजिक जो थी, जो रेगुलर सीक्वेंशियल सर्किट थी वो सिंपल थी, और जबकि इसकी नेक्स्ट स्टेट लॉजिक थोड़ी सी आपके पास रैंडम होती है, कम्प्लेक्स होती है। जो नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होती है उसका जो एफएसएम में कोड होता है वो एसएम चार्ट और ये स्टेट डायग्राम को फॉलो करता है। और आपके पास क्लैरिटी के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो एफएसएम की स्टेट्स होती हैं उनको आप डिफरेंट सिंबॉलिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड भी हमें आपको ये हमारे पास फिगर में स्टेट डायग्राम, ये मैंने जो लास्ट लेक्चर में स्टेट डायग्राम डिस्कस की जिसमें 3 स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को एस नॉट को हम 2 बिट 00 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S1 2 बिट 01, S2 को 2 बिट 10। तो ये लास्ट स्लाइड में जो हम सिंबॉलिक कांस्टेंट्स की बात कर रहे थे वो ये है, इस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है। तो लोकल पैरामीटर की कमांड यूज़ की जाती है, नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट की जाती हैं। यहाँ में 3 स्टेट्स हैं तो आपको 2 बिट्स चाहिए होंगी, इसमें 4 स्टेट्स होंगी 2 बिट्स चाहिए होगी, 8 स्टेट्स होंगी 3 बिट्स चाहिए होगी। उतनी नंबर ऑफ बिट्स ऑफ स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपको पता है कि कितने डिफरेंट कम्बिनेशन के लिए आप कितनी बिट्स यूज़ करेंगे। जो सिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें आपके पास इन सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो यूजुअली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि एफएसएम का स्ट्रक्चर क्या है, और इन सिंबॉलिक कांस्टेंट को वो फिर स्टेट असाइनमेंट करता है। और स्टेट असाइनमेंट के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। यहाँ पे बाइनरी स्टेट असाइनमेंट की गई है, S0 को 00, S1 को 01, S2 को 10। यहाँ पे ग्रे कोड असाइनमेंट्स भी हो सकती है कि S0 आपके पास 00, S1 01 और S2 को 11 दे दें। तो नॉर्मली आपके पास डिफरेंट आपके पास स्टेट असाइनमेंट्स के मेथड होते हैं जिनमें आप इन वैल्यूज़ को आप एक्चुअल वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं, S0 को 00, S1 01, S2 10। तो ये आपके पास इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अच्छा, ये आपके पास जो स्टेट डायग्राम होती है या एसएम चार्ट होता है आपके पास, वो सिर्फ नेक्स्ट स्टेट लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपकी जो पूरा जो ये पूरी डायग्राम है हमारे पास एक एफएसएम की, इसमें अब नेक्स्ट स्टेट लॉजिक भी होती है, स्टेट रजिस्टर भी होता है और आउटपुट लॉजिक भी होती है। तो इसी तरह हम जब इसकी कोडिंग करेंगे, कोड डेवलप करेंगे, तो ये जो स्टेट डायग्राम है ये सिर्फ नेक्स्ट स्टेट लॉजिक की पोर्शन में आती है। बाकी आपका कोड इसी तरह रहेगा कि आप जो नेक्स्ट स्टेट रजिस्टर की लॉजिक है ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव ऑफ क्लॉक, पॉजिटिव ऑफ रीसेट, इफ रीसेट स्टेट रेज इज इक्वल टू, आप पहली स्टेट देते हैं S0, एल्स स्टेट रेज इज इक्वल टू स्टेट नेक्स्ट। तो ये वो मेथड यहाँ भी करेंगे, आउटपुट लॉजिक भी आप उसी तरह कोडिंग करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है ये आपके पास बेसिकली जो आपके पास एसएम चार्ट और जो हमने स्टेट डायग्राम बताए वो इस पोर्शन के लिए, इसकी कोडिंग इसको देख के की जाएगी, स्टेट डायग्राम या स्टेट डायग्राम या एसएम चार्ट को। बाकी आपको स्टेट रजिस्टर की कोडिंग हमेशा उसी तरह की जाएगी जैसा पहले करते रहे हैं। इसका आउटपुट लॉजिक की कोडिंग भी आप उसी तरह करेंगे। सिर्फ आपके पास ये डिफरेंस होता है कि इसकी कोडिंग डिफरेंट होती है नेक्स्ट स्टेट लॉजिक की। ये हमारे पास अब इसी डायग्राम की, इसी एसएम चार्ट की ओवरऑल हम कोडिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने इसका कोड लिख रहे हैं, और कोड लिखने के लिए एफएसएम हमने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल के बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि वेरिलॉग एजीएल में कोडिंग करते हुए मॉड्यूल के आगे आप
किसी किस्म का भी नाम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाम सिर्फ डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो बाकी इनके दरमियान आप अंडरस्कोर वगैरह यूज़ कर सकते हैं नाम को सेपरेट करने के लिए। और नाम आपके पास जो नाम्स हैं उसमें नाम आपके पास ऐसा होना चाहिए, नाम्स ऑफ कोडिंग ये होती हैं कि नाम ऐसा होना चाहिए कि कोई और बंदा आपके कोड को अगर पढ़े तो वो नाम से पता चल जाए कि ये आपके पास किस चीज़ का कोड डिज़ाइन किया गया है। अब हमारे पास क्योंकि ये सिक्वेंशियल सर्किट है, सिक्वेंशियल सर्किट में हमें पास पता है कि हमें कहेगा स्टेट रजिस्टर होगा, स्टेट रजिस्टर के साथ क्लॉक और रीसेट के सिग्नल भी होते हैं। तो ये वही स्टेट डायग्राम है जिसमें हमारे पास 3 स्टेट्स थी, आपके पास S0, S1, S2 3 स्टेट्स थी। हमारे पास 2 इनपुट थी A और B, 2 आउटपुट थी Y1 और Y0। ये वही स्टेट डायग्राम और उसी का SM चार्ट है। लेकिन आपके पास दो, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेट लॉजिक के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, बाकी आपके पास स्टेट रजिस्टर से रिलेटेड क्लॉक और रीसेट का सिग्नल आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इनपुट वायर क्लॉक रीसेट, फिर इनपुट वायर ए बी और आउटपुट वायर वायर नॉट वायर नन। उसके बाद आप स्टेट्स को हमेशा इस तरीके से जब भी कोडिंग करेंगे FSM की, तो इन जो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट की जो डिक्लेरेशन है, वो लोकल पैरामीटर की कमांड के साथ की जाती है। 1 डाउन 0 S0, क्योंकि 3 स्टेट थे, 2 बिट 00, 2 बिट 01 और 2 बिट 10। इसके बाद बाकी कोड आगे उसी तरह के हमने लास्ट स्लाइड में वो देखा भी है कि आपके पास 3 कंपोनेंट्स है। नेक्स्टेड लॉजिक है जो SM चार्ट या स्टेट डायग्राम को फॉलो करेगा। उसके अलावा स्टेट रजिस्टर है। तो स्टेट जो नेक्स्टेड लॉजिक की आउटपुट और स्टेट रजिस्टर की इनपुट होती है उसको आप स्टेट नेक्स्ट का नाम देते हैं। और इसी तरह जो स्टेट रजिस्टर की आउटपुट होती है वो स्टेट रेज का नाम होता है उसका। ये वो रजिस्टर होता है जिसमें आपके पास इस करंट स्टेट की वैल्यू स्टोर होती है कि आप S0 में इसमें 00 स्टोर होगा, आप S1 में इसमें 01 स्टोर होगा, आप S2 में इसमें 10 स्टोर होगा। ये स्टेट रजिस्टर होता है। तो ये स्टेट रजिस्टर का साइज भी उतना ही होगा जितनी आपने बिट्स यूज़ किए हैं अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए आपने 1 डाउन टू 0 आप इसको यूज़ कर रहे हैं। और 1 डाउन टू 0 स्टेट रेज स्टेट रजिस्टर की आउटपुट है, स्टेट नेक्स्ट जो स्टेट रजिस्टर की इनपुट है, लेकिन स्टेट जो नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है उसकी आउटपुट होगी। वैसे की तरह स्टेट रजिस्टर की कोडिंग उसी तरह ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव एज क्लॉक, पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक, पॉजिटिव एज ऑफ रीसेट, इफ रीसेट स्टेट रेज इज इक्वल टू S0, पहली स्टेट आप दे देते हैं स्टेट रेज इज इक्वल टू S0, एल्स स्टेट रेज इज इक्वल टू स्टेट नेक्स्ट। तो ये आपके पास हमेशा ये कोड इसी तरह होता है। और जब भी आप FSM की कोडिंग करेंगे तो यहाँ तक का पोर्शन आपके पास इसी तरह आता है। सिर्फ यहाँ पे आपके पास साइज वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट्स के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आपने हमेशा पहले आपने इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करनी है, फिर आपने अपनी स्टेट्स को डिक्लेयर करना है, फिर इंटरनल सिग्नल को डिक्लेयर करना है। इनके साइज डिफरेंट हो सकते हैं, नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये जाएगा कि यही सीक्वेंस फॉलो होगा। और उसके बाद आपने स्टेट रजिस्टर की कोडिंग इसी तरीके से करनी है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा आपके पास वो है नेक्स्ट स्टेट लॉजिक। तो नेक्स्ट स्टेट लॉजिक आपके पास इसको फॉलो कर रही होगी। और नेक्स्ट स्टेट लॉजिक के लिए आपने, क्योंकि ये कॉम्बिनेशनल पार्ट होता है, उसको ऑलवेज की कमांड से लिखते हैं, ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे हम देखें अगर हम तो स्टेट्स में किस तरह कोडिंग होगी कि अगर आप S0 में हैं तो आप A को चेक करेंगे, B को चेक करेंगे तो किसी और स्टेट में चले जाएंगे। इस तरह S1 में है तो आप A को चेक करेंगे तो किसी और स्टेट में चले जाएंगे। तो आपके पास बेसिकली स्टेट्स के साथ आपके पास आप करंटली किस स्टेट्स में हैं और फिर आप इनपुट को चेक कर रहे हैं। तो इसलिए हम स्टेट रजिस्टर जो है जो करंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको आप यूज़ करते हैं केस की स्टेटमेंट्स में। केस स्टेट रेज इसकी कमांड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली केस से ज़रा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। केस स्टेट रेज, अगर स्टेट रेज रिकरेंट स्टेट जो उसमें स्टोर है वो S0 है, अगर आप S0 में तो S0 में पहली बात है कि मूर आउटपुट 1 होती है। तो एक चीज़ आपने S0 में ये करनी है, लेकिन इस केस में कोडिंग स्टाइल है हम देखेंगे इसमें S0 के साथ इफ़ ए। अब कंडीशन क्या है, A1 है, इफ़ ए, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। स्टेट रेज नॉलेज आप S0 में इफ़ ए इक्वल टू 1 बिट 1 भी लिख सकते हैं, या इफ़ ए भी लिख सकते हैं। इफ़ ए और इसके साथ इफ़ बी, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। अगर ए भी 1 है बी भी 1 है, इफ़ ए ये कंडीशन में ट्रू होती है, इफ़ बी ये कंडीशन में ट्रू होती है, तो आपके पास आप क्या कर रहे हैं कि स्टेट नेक्स्ट आपके पास S2 आ रही है। इसमें आउटपुट लॉजिक को आप मिक्स नहीं कर रहे हैं, आउटपुट लॉजिक को आप बाद में कोड करेंगे, सिर्फ नेक्स्ट स्टेट की लॉजिक को कर रहे हैं। इफ़ ए इफ़ बी, तो यहाँ पे अगर S0 में आप करंट स्टेट S0 है और ए भी 1 है बी भी 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट जो आपके पास आएगी वो S2 आएगी। तो इसलिए आपने लिख दिया स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू S2। तो आपके पास कम्बिनेशन लॉजिक में अगर आप करंट स्टेट S0 में होगी, A1 होगी, B1 होगी, स्टेट नेक्स्ट को S2 मिल जाएगा। और ये जो फिर स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू है, ये क्लॉक के राइजिंग एज पे जो पीछे हमने स्टेट रजिस्टर वाला कोड पड़ा है, वो आपके पास स्टेट नेक्स्ट की वैल्यू स्टेट रेज को मिल जाएगी, नई वैल्यू अपडेट हो जाएगी स्टेट रेज की S2। अगर आपके पास इफ ए कंडीशन ट्रू है, A1 है, B1 नहीं है, B कंडीशन फॉल्स हो जाती है, B यहाँ से फॉल्स हो जाता है,
तो आप स्टेट S1 में जाते हैं। तो यहाँ पे फिर आपके पास एल्स, इफ बी वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स की कमांड में स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू S1 आ गया आपके पास, स्टेट नेक्स्ट S1। अगर आपके पास ए की कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, इफ ए इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाती है, तो एल्स में आपके पास कंडीशन ट्रू नहीं होती, एल्स S0 है, तो स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू S0। तो ये S0 और स्टेट में जब होंगे तो आप ये कंडीशन चेक की। इसलिए S1 में आप हैं, तो S1 में आप चेक करेंगे इफ ए इक्वल टू 1, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू S0। S1 में आपने रिप्रेजेंट किया इफ ए, तो अगर कंडीशन ट्रू है स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू S0, एल्स अगर कंडीशन ट्रू नहीं है स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू S1, स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू S1। इसी तरह आपके पास स्टेट S2 इज इक्वल टू जो है आपके पास, अगर आप S2 में हो तो कोई कंडीशन नहीं चेक हो रही तो स्टेट नेक्स्ट हमेशा S0 होगी, तो स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू S0। और आप केस के साथ डिफ़ॉल्ट भी लगाते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू S0, वो आप पहली स्टेट ही दे देते हैं हमेशा, S0 वाली स्टेट जो होगी वही आप स्टेट नेक्स्ट को असाइन करते हैं डिफ़ॉल्ट में। तो ये केस था तो एंड केस भी हो गया आपके पास। इस तरह आउटपुट से, तो आउटपुट आपके पास देखें जो आपके पास Y1 है, Y1 आपके पास मूव टाइप की आउटपुट है जो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती है, यानी जब आप S0 में होंगे या जब आप S1 में होंगे तो ये आउटपुट 1 है, तो साइन Y1 और S0 और S1 की वैल्यू, जब आप S0 में होंगे इसका मतलब स्टेट रेज की वैल्यू S0 होगी, तो स्टेट रेज इक्वल टू S0, जब स्टेट रेज की वैल्यू S0 होगी और जब स्टेट रेज की वैल्यू S1 होगी, स्टेट रेज इक्वल टू S1, जो ये कंडीशन ये ट्रू हो, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ 1 मिल जाएगा, उस केस में ये कंडीशन फॉल्स होगी, स्टेट रेज इक्वल टू S1 वाली फॉल्स होगी, लेकिन ये ट्रू होगी स्टेट रेज इक्वल टू S0, तो 1 आ जाएगा, साइन Y को आपको 1 मिल जाएगा, तो 1 और 0 1 आ जाएगा। और जब आप S1 में होंगे तो स्टेट रेज इक्वल टू S0 फॉल्स हो जाएगी, ये 0 आ जाएगा, और अब क्योंकि आप S1 में है तो स्टेट रेज इक्वल टू S1 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से आपको यहाँ 1 मिलेगा, 0 और 1 मिलेगा, Y1 को 1 मिल जाएगा, 1 वैल्यू मिलनी चाहिए। जो आपके पास Y0 है तो ये आपके पास दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, स्टेट S0 में हो आप तो स्टेट रेज इक्वल टू S0 और उसके साथ A भी 1 हो B भी 1 हो तब ये 1 होती है, तो A और B लिख दिया आपने। A का मतलब जब A 1 होगा यहाँ 1 मिलेगा, जब B 1 होगा यहाँ 1 मिलेगा, तो A 1 एंड 1 1, और एट द सेम टाइम अगर आप स्टेट S0 में भी है तो ये भी 1 होगा, स्टेट रेज इक्वल टू S0 ये कंडीशन 1 हो जाएगी, तो तीनों 1 है एंड में आपके पास, तो 1 आ जाएगा, Y0 को 1 मिलेगा। अगर आप स्टेट S0 में नहीं है S1 में है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 हो जाएगा, बाकी इनपुट्स कुछ भी हो 0 मिलेगा, S2 में हो कुछ भी हो 0 मिलेगा। इस तरह इनपुट्स अगर A 1 नहीं है A 0 है तो एक इनपुट 0 हो जाएगी, सारे एंड का रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एक जगह आपको आउटपुट 1 मिलनी चाहिए, और उसी वजह से मिल चाहिए कि आपने एंड की कमांड लगा दी कि A भी 1 हो B भी 1 हो, स्टेट आपके पास भी S0 हो, तो उसके केस में Y0 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपने एक मेथड है कोडिंग का। नेक्स्ट आइटम देखेंगे एक डिफरेंट स्टाइल है कोडिंग का, जिसमें आउटपुट लॉजिक को अलग कोडिंग नहीं की जाती बल्कि इसी नेक्स्ट स्टेट लॉजिक के अंदर ही जहाँ पे इधर मिक्स किया जाता है, वहाँ में कुछ डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे ऑलवेज के बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज डिक्लेयर कर दी जाएंगी कि डिफ़ॉल्ट में Y1 को 0 कर दिया जाएगा, Y0 को 0 कर दिया जाएगा, और स्टेट नेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट में स्टेट रेज की वैल्यू दे दी जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एल्स की कमांड में नहीं लगाता, क्या है S0 इफ A, अगर A कंडीशन फॉल्स होती है आप S0 में और S0 में ही रहेंगे, स्टेट नेक्स्ट को S0 ही दोबारा दे रहे हैं, तो बजाय इसके लिखने के मैं लिख देता हूँ इफ A और ये एल्स की कमांड लिखूँ ही ना, ऊपर डिफ़ॉल्ट में लिख दूँ स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टेट रेज। उस केस में क्या होगा कि स्टेट रेज को जब इफ़ की कमांड A है एल्स आप नहीं लिखेंगे तो आपके पास जब भी किसी इफ़ का एल्स नहीं होता तो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो असाइन होती है, तो स्टेट नेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या असाइन होगी स्टेट रेज की, और स्टेट रेज की वैल्यू क्या होगी S0, क्योंकि आप इस कंडीशन में जब ट्रू है S0 होगा, तो S0 ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली मेट हो जाएगी। उससे ये होगा कि फिर एल्स की स्टेटमेंट्स आप बात जगह पे रिमूव कर सकते हैं जिससे कोड आपका कम्पैक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल यही आपके पास अल्टरनेटिव स्टाइल है कोडिंग का, जिसपे हम डिफ़ॉल्ट की वो कमांड यूज़ करेंगे, कोड को कम्पैक्ट फॉर्म में रखेंगे। तो स्टार्ट का पोर्शन उसी तरह, क्लॉक उसी तरह आएगी, क्लॉक रीसेट A B Y0 Y1, उसका स्टेट डिक्लेरेशन उसी तरह होगी, सिग्नल डिक्लेरेशन उसी तरह होगी, स्टेट रजिस्टर की कोडिंग इस तरह होगी। जहाँ तक दोनों मेथड्स का जो दूसरा मेथड हम कोडिंग करने जा रहे हैं उसमें, और जो पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं जिसमें आउटपुट लॉजिक और स्टेट ट्रांजिशन डिफरेंट जगह आपने मॉडल की थी, उसके बजाय एक ही तो आप ऑलवेज ब्लॉक में दोनों को मिक्स करेंगे। उस कोड में करने के लिए पहले वाला पोर्शन सेम है, फ़र्क आपके पास यहाँ पे आता है।
यहाँ पे ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेट करने के बाद आपने स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू स्टेट रेज एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कि स्टेट जब भी आपके पास कोई कंडीशन नहीं है आपके पास आप लिखेंगे तो उसमें स्टेट नेक्स्ट को स्टेट रेज की वैल्यू मिलेगी। y1 को डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दी, y0 को डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दी। उस तरह केस लगाया S0 तो आपने S0 स्टेट रेज पहली आप पॉसिबिलिटी किया कि आप S0 स्टेट में स्टेट में तो आपके पास हमेशा आउटपुट 1 होती है तो बिगिन करके y1 को वैल्यू 1 दे दें। लेकिन ये केस का भी बिगिन करना पड़ा है, ऑलवेज का बिगिन करना, क्योंकि ऑलवेज के अंदर एक तो केस की स्टेटमेंट आ जाएंगी और दूसरा ये 3 स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट किए। ये मल्टीपल स्टेटमेंट जब भी आ जाएंगे ऑलवेज में तो बिगिन और एंड होगा ऑलवेज का भी। इसी तरह आपके पास केस में भी जब S0 आप लिखा तो बिगिन फिर लिखे, क्योंकि आप एक तो आउटपुट वैल्यू को 1 दे रहे हैं और इसकी स्टेटमेंट लिखा रहे हैं तो 2 स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। जब एक स्टेटमेंट हो तो बिगिन एंड नहीं लिखाते। यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गई कि आप इफ की कंडीशन भी यूज़ कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट इफ वाली आ गई और एक आउटपुट को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब स्टेट S0 में तो पहली चीज़ ये है कि क्योंकि स्टेट S0 में y1 है और y1 की वैल्यू 1 है और ये किसी इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए आपने इनपुट्स की कंडीशन चेक करने से पहले ही y1 को 1 कर दिया। ये अल्टरनेटिव स्टाइल है कोडिंग का और ये ज़्यादा यूज़ भी होता है। S0 बिगिन y1 को 1 बिट 1 कर दिया तो मूल आउटपुट को इनपुट चेक करने से पहले आप मेंशन कर देते हैं। फिर आप S0 में चेक करेंगे इफ़ A1 इफ़ B1, अगर A भी 1 है B भी 1 है कंडीशन ट्रू है तो बिगिन स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू, देखिए A भी 1 है B भी 1 है तो आप ये पाथ लेंगे तो आपके पास मूल वीले आउटपुट 1 हो रही है तो आप स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू S2, आप S2 में जाएंगे और y0 इज इक्वल टू 1 बिट 1, तो क्योंकि यहाँ 2 स्टेटमेंट्स ही तो बिगिन एंड की है। अब अगर आपके पास इफ़ B वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो आप S2 में नहीं जा रहे, आप S1 में जा रहे हैं। तो इफ़ B आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू S1 कर दिया। लेकिन अगर A वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका एल्स नहीं लिखा हुआ, क्योंकि A की कंडीशन जब फॉल्स होगी तो आप उसी स्टेट में रह रहे हैं जिसमें हैं, S0 में थे और S0 में ही रहना है। तो आप जब एल्स नहीं लिखेंगे तो आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी और डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास क्या है, स्टेट रेज इज इक्वल टू स्टेट नेक्स्ट। अब इस कंडीशन में स्टेट रेज की वैल्यू क्या है, S0 की वैल्यू स्टेट नेक्स्ट को मिलेगी और S0 में ही आपने रहना तो वही रहनी चाहिए, तो इस वजह से आपने एल्स की कमांड यहाँ पे यूज़ नहीं की। इसलिए जब आप S1 में होंगे, स्टेट S1 में, तो आपके पास मूल आउटपुट 1 है तो यहाँ पे भी आपने S1 के बाद बिगिन करके 1 बिट 1 दे देना है, S1 y1 इज इक्वल टू 1 बिट 1। फिर A को चेक करें, इफ़ A अगर कंडीशन ट्रू है तो आप S0 में जा रहे हैं तो आप लिखिए इफ़ A स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू S0, क्योंकि जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये फॉल्स हो तो आप उसी स्टेट में रह रहे हैं तो अगेन आपको जब भी उसी स्टेट में आप रहते हैं तो आपको एल्स की कमांड के साथ लिखना ज़रूरी नहीं है। एल्स स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू S1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप S1 स्टेट में ही है। एल्स के साथ दोबारा उसको लिखने के बजाय आप एफ की एल्स ना लिखें तो आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी और डिफॉल्ट वैल्यू क्या, स्टेट रेज की वैल्यू मिलेगी और स्टेट रेज की वैल्यू अभी S1 है तो S1 की वैल्यू स्टेट नेक्स्ट को मिल जाएगी। तो जब आप यहाँ कोड लिखेंगे एल्स स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू S1 उससे भी वही होना है, तो लिहाजा कोड को कंपेक्ट करने के लिए एल्स की कमांड को रिमूव किया गया है। अगर आप लिखना चाहते हैं उससे भी फर्क नहीं पड़ता। इफ ए स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू S0 एल्स स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू S1, लेकिन आपने अगर नहीं लिखा है इसकी कमांड तो इसका मतलब है कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपके पास स्टेट नेक्स्ट को मिलेगी और डिफ़ॉल्ट में स्टेट रेज की वैल्यू मिलेगी और स्टेट रेज की वैल्यू S1 है तो वही वैल्यू मिलेगी जो आप कोड लिखेंगे। फाइनली S2 में आपके पास जब होंगे तो आपने वैसे स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू S0 करना है, तो स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू S0 और डिफ़ॉल्ट में वही स्टेट नेक्स्ट S0 हमेशा। एंड केस एंड मॉड्यूल, तो ये अल्टरनेटिव कोडिंग स्टाइल है जिसमें आउटपुट सिग्नल्स को भी विद इन द जो स्टेट ट्रांजिशन वाला ऑलवेज ब्लॉक उसमें मेंशन किया जाता है और इनमें से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सेकंड वाला मेथड नाम भी ज़्यादा अडॉप्ट होता है। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है राइजिंग एज डिटेक्टर की। राइजिंग एज डिटेक्टर ऐसा सर्किट होता है जो एक शॉर्ट 1 क्लॉक साइकिल का आउटपुट सिग्नल टिक हमने नाम दिया, उस केस में शॉर्ट 1 क्लॉक साइकिल सिग्नल जनरेट करता है जब इनपुट सिग्नल 0 से 1 चेंज होगा एंड इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट ऑनसेट ऑफ ए स्लो टाइम वेरिइंग इनपुट सिग्नल। जब आपके पास इनपुट सिग्नल ऐसा हो जो बहुत टाइम बाद अपनी वैल्यू चेंज हो रहा हो तो उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए आउटपुट सिग्नल आप यूज़ करते हैं कि जब भी इनपुट सिग्नल पे राइजिंग दी जाए, जब भी इनपुट सिग्नल चेंज हो 0 से 1, जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल में भी है कि आपके पास ये क्लॉक है और जो आपके पास ये इनपुट सिग्नल लेवल, उसको लेवल हमने नाम और आउटपुट सिग्नल को टिक का नाम दिया हुआ है। ये लेवल का सिग्नल यहाँ पे चेंज हो रहा है तो जो ही इनपुट का सिग्नल चेंज हुआ आपने आउटपुट के सिग्नल को 1 कर दिया। इनपुट सिग्नल चेंज हुआ तो क्लॉक के राइजिंग एज पे आउटपुट का सिग्नल 1 कर दिया आपने। तो टिक एक ऐसा सिग्नल है
जो आप यूज़ कर रहे हैं, इस इनपुट सिग्नल लेवल सिग्नल में जब भी 0 to 1 चेंज आएगी तो ये अपनी वैल्यू 0 से 1 करेगा और 1 क्लॉक साइकिल करेगी। इस राइजिंग एज के बाद इसकी वैल्यू 1 हुई है और इस राइजिंग एज के बाद इसकी वैल्यू 0 हो गई है। ये थोड़ा डिले है, वो टाइम जितना लगेगा उस सर्किट को एक्चुअली ट्रांजिशन करने में, तो ये वो टाइम डिले होगा बेसिकली। तो 1 क्लॉक साइकिल पे वो जो ही इनपुट सिग्नल आपके पास, इनपुट सिग्नल की वैल्यू 1 आई, इनपुट सिग्नल 0 से 1 चेंज हुआ तो आउटपुट सिग्नल वो आपके पास क्लॉक के राइजिंग एज पे 1 हुआ, क्योंकि ये 1 क्लॉक साइकिल के लिए 1 रहेगा तो अगले क्लॉक के राइजिंग एज के बाद ये 0 हो गया। तो राइजिंग एज डिटेक्टर ऐसा सर्किट है कि जब भी इनपुट पे सिग्नल में 0 से 1 ट्रांजिशन आती है, इनपुट पे राइजिंग एज आता है, तो आउटपुट का सिग्नल 1 क्लॉक साइकिल के बाद तक 1 रहता है। आउटपुट का सिग्नल 1 हो जाता है और 1 क्लॉक साइकिल तक 1 रहता है, फिर 0 हो जाता है। अब ये इनपुट सिग्नल 0 ना भी होता, ये 1 ही रहता, तब भी आउटपुट सिग्नल आपके पास यहाँ पे 0 हो जाना है, क्योंकि आउटपुट का सिग्नल जो है वो सिर्फ 1 क्लॉक साइकिल के लिए 1 होता है, ये बताने के लिए कि आपकी इनपुट पे चेंज आई है, उसको डिटेक्ट किया जाता है। इसको हमने इस राइजिंग डिटेक्टर के एग्जांपल को हम दोनों तरीके से मॉडल करेंगे और दोनों तरीके से मिलिट्री बेस्ड डिज़ाइन भी बनाएंगे, मूर बेस्ड डिज़ाइन भी बनाएंगे और फिर उनको कंपेयर भी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मूर बेस्ड डिज़ाइन क्या होगा। अब क्योंकि हमारे पास राइजिंग हमने क्या करना है, राइजिंग को चेक करना है, एक इनपुट है एक आउटपुट है। लेट्स हम स्टार्ट में स्टेट ले लेते हैं ये 0। ये किस तरह ड्रा ये डायग्राम है ये बताना चाह रहा हूँ। मैंने एक स्टेट ले ली 0। अच्छा, अब इनपुट सिग्नल जब तक 0 होगा आपके पास मतलब है आपने स्टेट चेंज नहीं करनी, क्योंकि इनपुट सिग्नल 0 है तो आप उसी जगह पर रह रहे हैं, इसलिए इसको लेवल बार से ट्रेड किया। 0 का मतलब लेवल बार। इनपुट सिग्नल जब तक आपके पास ये जब तक लेवल बार आ रहा है आप उसी स्टेट पर रह रहे हैं। इनपुट को राइजिंग डिटेक्ट, जो ही इनपुट सिग्नल पे 0 से 1 चेंज आएगी, लेवल 0 था और आप इसी स्टेट में थे, जो ही लेवल 1 हुआ तो आप अपनी एक स्टेट में चले गए कि आपके इनपुट सिग्नल में आप इधर आ गए इनपुट 1 होने में। तो ये बताता है कि आपके पास इनपुट सिग्नल पे चेंज आई है, इनपुट सिग्नल 1 हुआ है, राइजिंग एज आए। ये लेवल आ गया तो अब स्टेट में आ गए। स्टेट को भी हम फिलहाल नाम देता हूँ और यहाँ पे आउटपुट सिग्नल वैल्यू को बंद कर देते हैं, टिक इज इक्वल टू 1। जो मूर बेस्ड डिजाइन है टिक जो है वो इसके अंदर आएगा, स्टेट के अंदर। टिक को आपने 1 वैल्यू दे दी। टिक को स्टेट स्टेट बनाई आपने और टिक को 1 कर दिया। टिक को 1 कर दिया। अच्छा, अब टिक 1 हो गया आपके पास, आउटपुट सिग्नल 1 हो गया। अब अगर हम इसी स्टेट में जैसे 2 स्टेट से इसको बनाते हैं, हम 3 स्टेट नहीं यूज़ करते, तो हम कहते हैं कि जब तक लेवल का सिग्नल 1 है तो ये इसी स्टेट में रहे, लेवल 1 है। इससे होगा क्या, प्रॉब्लम क्या आएगी वो डिस्कस करेंगे कि हम अगर इसको 2 स्टेट से बनाने की कोशिश करते हैं। लेवल का सिग्नल 1 है, हम उसी स्टेट में रह रहे हैं, और लेवल का सिग्नल अगर 0 है तो वापस चले जाए। लीजिए लेवल बार फिर आ गया, लेवल बार आ गया कि आप स्टेट इसमें थे, 1 वाली स्टेट में थे लेट से, तो आपके पास टिक लेवल का सिग्नल जब तक 1 है तो आप इसी स्टेट में रहेंगे, लेवल 0 है तो वापस चले गया। अब ये डायग्राम जो पीछे हमने टाइमिंग डायग्राम देखी थी उसको मैच नहीं करेगी, क्योंकि देखिए जब तक लेवल 0 है आप 0 स्टेट में, ठीक है। जो ही लेवल 1 आया आपने आउटपुट सिग्नल टिक को 1 किया, 1 स्टेट में चले गए। अब अगर आप जब तक लेवल का सिग्नल 1 है आप इसी स्टेट में रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक लेवल का सिग्नल 1 है आपका आउटपुट का सिग्नल 1 रहेगा। हालांकि जो डायग्राम आपने देखी थी, जो टाइमिंग डायग्राम थी, उसमें आउटपुट टिक 1 का सिग्नल अगले क्लॉक साइकिल में 0 आ जाना है। ये तो अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे तो एग्जैक्टली इनपुट का सिग्नल कॉपी हो जाएगा, अगर आप उसको इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे कि जब तक इनपुट का सिग्नल 1 है, इनपुट का सिग्नल ये 0 से 1 हुआ, आउटपुट सिग्नल टिक 0 to 1 हुआ, जब तक वो 1 है, क्योंकि ये लेवल 1 होने का मतलब आप इसी स्टेट में रहेंगे। जब तक इसी स्टेट में रहेंगे तो आपका टिक 1 रहेगा, तो ये तो उसी को एग्जैक्टली कॉपी कर रहा होगा। हालांकि इसने 1 क्लॉक साइकिल के बाद 0 आ जाना है। अगर आप 2 स्टेट्स इसको बनाएंगे तो ये फिर 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये बता रहे हैं जब तक लेवल का सिग्नल 1 है
टिक 1 है। और रिक्वायरमेंट क्या है कि लेवल का सिग्नल 0 to 1 हुआ, आपका टिक का सिग्नल जो है वो 0 to 1 हुआ, और लेवल का सिग्नल आगे बेशक 1 रहे, टिक का सिग्नल अगले क्लॉक साइकिल पे 0 हो जाना है। तो इस डायग्राम से ऐसा नहीं होता, इसलिए हमने 3 स्टेट यूज़ किए। अगर आप ओरिजिनल डायग्राम देखें कि आप स्टेट 0 में हैं, जब तक लेवल का सिग्नल 0 है आप 0 में रह रहे हैं। लेवल का सिग्नल 1 हुआ तो आप एक दरमियान स्टेट में चले गए एज में, जिसमें आपने टिक को 1 कर दिया। तो जो क्लॉक राइजिंग एज आया तो आपने क्लॉक राइजिंग एज पर आउटपुट चेंज करनी है। आपने इनपुट को देखा 1 है, अब स्टेट 0 में थे, लेवल 0 था, आपने इनपुट को देखा लेवल 1 है, क्लॉक राइजिंग एज आया, लेवल 1 होने की वजह से आप एज स्टेट में चले गए और टिक को 1 कर दिया। अब टिक में 1 थे, अब फिर आपने इनपुट को चेक करना है स्टेट में। इनपुट को चेक किया तो आपके पास, अगर इनपुट आपके पास 1 ही है तो अगले क्लॉक के राइजिंग एज पे आपने आउटपुट को 0 करना है, तो आप इस स्टेट में नहीं रह सकते, इसलिए आप 1 की स्टेट में चले गए। 1 की स्टेट में आप टिक की वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब टिक यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे टिक 0 है, 0 वाली स्टेट में भी इनपुट 1 हुई, लेवल 1 हुआ, एज की स्टेट में टिक को 1 कर दिया, एक क्लॉक साइकिल यहाँ पे रहे। अगले क्लॉक के राइजिंग एज पे इनपुट सिग्नल अगर 1 है तो आपके पास आप स्टेट 1 में चले गए, आउटपुट सिग्नल को 0 कर दिया, और अगर इनपुट सिग्नल 0 है तो आप वापस इस यहाँ से स्टेट में चले गए, 0 वाली स्टेट में। तो यहाँ पे आप फिर एज की स्टेट में एक क्लॉक साइकिल के लिए रहेंगे जिसमें आपने आउटपुट सिग्नल को 1 किया है। इस तरह जब 1 की स्टेट में होगा तो जब तक 1 का सिग्नल है तो आप इस स्टेट में रहें, क्योंकि आउटपुट सिग्नल अब इसमें 0 हो चुका है। अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा जो प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, कि अब आउटपुट सिग्नल 0 हो चुका है। टिक से जब आप 1 की स्टेट में आएंगे तो आउटपुट सिग्नल 0 हो जाएगा। अब लेवल का सिग्नल 1 है तो आप इसी स्टेट में रहें, जो ही लेवल का सिग्नल 0 हुआ आप वापस 0 की स्टेट में चले गए। तो ये एक डिटेक्ट सिग्नल है जो एक क्लॉक साइकिल के लिए टिक के सिग्नल को 1 कर रहा है। इसी का अगर मैं बनाऊँ, इसी का जो SM चार्ट है वो यहाँ पे डेवलप किया गया है। उसमें देखेंगे आपके पास 3 स्टेट्स होंगी, एक आपके पास 0 स्टेट है, उसका स्टेट बॉक्स होगा, और 0 स्टेट बॉक्स के साथ फिर डिसीजन बॉक्स होगा जिसमें आप लेवल को चेक कर रहे होंगे। तो ये स्टेट बॉक्स है 0 का, और फिर ये लेवल को आप चेक करें, लेवल इक्वल टू 1। अगर लेवल 1 है, ट्रू है, तो आप किधर आते हैं एज स्टेट में, तो आप एक और स्टेट में चलेंगे एज में। अगर फॉल्स है तो आप उसी स्टेट में रहते हैं, आप उसी में रहे। टिक में आप दोबारा एज को चेक करते हैं, एज लेवल को चेक करते हैं, लेवल इक्वल टू 1 है, एज स्टेट में टिक 1 हो चुका है। एज स्टेट में लेवल को 1 चेक करते हैं, अगर लेवल इक्वल टू 1 है तो आप इस स्टेट में नहीं रहते हैं, या आप चले जाते हैं, अगर लेवल 1 ट्रू होती है 1 में चले जाते हैं। और यहाँ पर टिक का सिग्नल नहीं लिखा हुआ है, मगर टिक 0 हो गया है, तो यहाँ पे एज की स्टेट में आप एक क्लॉक साइकिल के लिए रहेंगे, उसमें आपको टिक का सिग्नल 1 है, उससे या तो आप फिर 0 में मूव कर जाएंगे या 1 स्टेट में मूव कर जाएंगे, डिपेंडिंग ऑफ इनपुट। इनपुट अगर 0 है तो आप वापस 0 में चले जाएंगे, इनपुट अगर 1 है तो आप 1 स्टेट में आ जाएंगे। और 1 की स्टेट में अगेन चेक करेंगे लेवल को, अगर लेवल 1 है तो आप इसी स्टेट में रहेंगे, और अगर लेवल 0 है तो आप वापस स्टेट 0 में चले जाएंगे। तो ये मूर बेस्ड डिज़ाइन था इसका। अगर इसी हम कोडिंग देखें तो कोडिंग करते हुए ये पोर्शन तो सिर्फ आपके पास नेक्स्ट स्टेट लाके तो प्रेजेंट करेगा, बाकी आपके पास कोडिंग उसी स्टाइल में कि आपके पास सबसे पहले आप क्लॉक और इनपुट डिक्लेयर करेंगे, इनपुट क्लॉक रीसेट, फिर दूसरी इनपुट आपके पास जो है वो लेवल है, इनपुट वायर लेवल, और आउटपुट आपके पास टिक है। स्टेट्स कितनी है, 0, एज और 1, 3 स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स आपने लोकल पैरामीटर के मान से 0, एज और 1 को वैल्यू दे दी, 2 बिट 0 0, 2 बिट 0 1 और 2 बिट 1 0। उसके बाद आप इंटरनल सिग्नल डिक्लेयर करेंगे, वो भी डिस्कस किया हुआ है कि हमेशा इस तरह होगी कि अब इनकी वैल्यू 1 डाउन 0 क्यों होगी, क्योंकि ये स्टेट लोकल पैरामीटर से स्टेट्स की वैल्यू 1 डाउन 0 है, और ये स्टेट रजिस्टर इन्हीं वैल्यूज को स्टोर कर रहा होता है। वो 1 डाउन 0 स्टेट है, जो स्टेट नेक्स्ट के सिग्नल डिक्लेयर कर दिए, और आपके पास स्टेट रजिस्टर की कोडिंग करी जो हमेशा सेम होगी। इफ ऑलवेज एट द रेट ऑफ पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक, पॉजिटिव एज ऑफ रीसेट, इफ रीसेट स्टेट रेज इज इक्वल टू 0, एल्स स्टेट रेज इज इक्वल टू स्टेट नेक्स्ट। तो याद रखिए, अब ये जो पोर्शन है SM चार्ट वाला या स्टेट डायग्राम वाला, वो उसकी कोडिंग होगी यूजिंग नेक्स्ट स्टेट लॉजिक। उसमें आप अगेन वही मेथड लगाना है, ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेरिक केस स्टेट रेज, क्योंकि आपने वो बिल्कुल डिफॉल्ट वैल्यू लगानी है, स्टेट नेक्स्ट स्टेट रेज। जब भी मैसेज में रखेंगे जो भी आउटपुट सिग्नल होगा उसको 0 वैल्यू देंगे, यहाँ हमेशा स्टेट नेक्स्ट स्टेट रेज लिखेंगे, केस और उसके बाद स्टेट रेज पे। अब अगर 0 स्टेट में आप हैं, इफ लेवल कंडीशन आएगी, इफ लेवल अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके पास स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू एज, स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू एज। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो आप उसी स्टेट में रह रहे हैं, उसके एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू वही मिल जाएगी आपके पास जो लास्ट अब इसलिए उसने मैंने चेक किया। फिर आपने देखना है स्टेट रेंज में पहली स्टेट 0, अगली स्टेट कौन सी एज। अगर आप एज स्टेट में तो आपके पास एक चीज़ तो ये टिक को वैल्यू देनी है, इस पर यहाँ बिगिन लगाया है, क्योंकि 2 चीज़ें आ गई, एक टिक को वैल्यू देनी है और एक एल्स लगाना है।
तो बिगिन एंड करना पड़ेगा। तो टिक इज इक्वल टू 1/1 क्योंकि मूर की आउटपुट 1/1 यहाँ टिक है। और इफ लेवल अगर लेवल 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो आप स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू 1। और अगर कंडीशन फॉल्स, आप उसी स्टेट में नहीं ले रहे, इसलिए एल्स लगाना पड़ेगा। आप वापस एज में नहीं ले रहे बल्कि आप 0 में जा रहे हैं, तो स्टेट नेक्स्ट इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा, एल्स लगाना पड़ेगा। बिगिन एंड हो गया आपके पास। स्टेट 1 में है तो आपके पास अगेन इफ लेवल इक्वल टू 1, तो आप उस स्टेट में रह रहे हैं। इसकी कोडिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। इफ लेवल इक्वल टू 1 स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 एल्स स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू 0, ये भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें भी आपने एक दफ़ा उसी स्टेट में रहना है, तो हमने लेवल पे कंडीशन लगाने के बजाय नेगेशन ऑफ लेवल पे लगा दी और ऐसी कमांड फिर उड़ा दी है। इफ नेगेशन ऑफ लेवल, अगर लेवल क्या 0 है, अगर लेवल 0 ट्रू होगा, लेवल यानी 1 नहीं है, यहाँ पे कंडीशन आप कोड में 0 को चेक कर रहे हैं। इफ नेगेशन ऑफ लेवल, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी कि आपके पास 0 होगा, तो आप स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू 0 में चले जाएंगे। ये सही है कि 1 का फॉल्स होना मतलब ये है कि लेवल का 0 आना। तो हम कंडीशन चेक करें क्या नहीं, आपके पास इफ नेगेशन ऑफ लेवल लेवल 0 है आपके पास, अगर 0 है तो स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू 0। एल्स अगर आपके पास 0 नहीं है, 1 है, तो ट्रू है कंडीशन, तो ट्रू होने का मतलब आप इधर ही रहते हैं, तो फिर एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी लोडेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं नेगेशन लेवल के साथ, और यहाँ पे अगर आप उसका नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं इफ लेवल या नेगेशन को हटा दें। इफ लेवल स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू, इफ लेवल यानी कि सिंपल इफ लेवल 1 है अगर, तो स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 एल्स स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू 0, वो भी कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट में हमेशा आप डिफ़ॉल्ट स्टेट की वैल्यू देते हैं वो 0 है, डिफ़ॉल्ट स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसका कोड था। दूसरा मीली बेस्ड डिज़ाइन। अब मीली बेस्ड डिज़ाइन का फ़र्क ये है कि आपके पास मीली बेस्ड डिज़ाइन सिर्फ स्टेट वैल्यूज़ पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि हमने देखा था कि इससे पहले जो हमने मूर बेस्ड डिज़ाइन की थी राइजिंग डिटेक्टर के लिए, तो मूर बेस्ड डिज़ाइन में आपके पास जब इनपुट 1 हुई थी, तो इनपुट 1 होने के बाद क्लॉक के राइजिंग एज पे आपने इनपुट को भी चेक किया और करंट स्टेट की बेस पे आपने आउटपुट को इधर चेंज किया था, क्योंकि आपके पास आप नेक्स्टेड एज में जाएंगे तो आउटपुट 1 होगी। इस केस में मिली बेस्ड डिज़ाइन में आप इनपुट पे भी बेस कर रहे होते हैं, तो जो ही इनपुट 1 हुई, आउटपुट आपके पास 1 हो गई है। मिली बेस्ड डिज़ाइन में क्योंकि आपके पास आउटपुट जो है वो इनपुट पे भी डिपेंड करती है, तो इनपुट 1 हुई, आउटपुट 1 हो गई। मूर बेस्ड डिज़ाइन में इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रही थी, इनपुट यहाँ पे चेंज हो रही थी। तो आपके पास जो टिक आउटपुट की वैल्यू है, अगर उसको मैं ड्रा कर सकूँ यहाँ पे आपके लिए, तो वो आपके पास इधर थी, इधर आगे 1 हुई थी, और 1 लाख साइकिल के बाद 1 लाख साइकिल के लिए वो 1 रही थी। ये मैं आउटपुट ड्रा कर रहा हूँ। मूर बेस वाली आउटपुट जो टिक की आउटपुट थी, ये वाली आउटपुट मूर बेस में, कि आपके पास इनपुट पे वो डिपेंड ही नहीं कर रही थी। इनपुट आपके पास जो ही 1 हुई थी, क्लॉक का राइजिंग एज आया था, आपकी स्टेट चेंज हुई थी, आप स्टेट 0 से स्टेट एज में गए थे, तो वहाँ पे टिक 1 किया था। और अगले क्लॉक के राइजिंग एज पे आप एज स्टेट से या 0 स्टेट में मूव कर जाते थे या 1 स्टेट में, तो फिर आउटपुट 0 हो जाती थी। तो 1 लाख साइकिल की 0 बन रही थी, और वो भी इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रही थी। मीले बेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आउटपुट जो है वो इनपुट पे भी डिपेंड करती है। तो जो ही इनपुट 1 हो रही है, आपकी आउटपुट थोड़ी देर बाद 1 होगी है, और जब क्लॉक का राइजिंग ही जाएगा तो आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जब स्टेट चेंज होगी तो आप दूसरी स्टेट में चले जाएंगे, आप अपने आउटपुट को फिर 0 कर सकते हैं। इसलिए आपके पास मूर बेस्ड डिज़ाइन की जो है ये डायग्राम ये डिफरेंट है, कि आपके पास जो ही इनपुट चेंज या आउटपुट 1 हो गई, क्लॉक राइजिंग एज पे स्टेट चेंज हो गई, तो आप 0 स्टेट से लेट से 1 स्टेट में चलेंगे तो आउटपुट 0 कर दिया आप। तो इसका जो ड्यूरेशन है ये शॉर्ट पल्स आती है, जबकि आपके पास मूर बेस्ड डिज़ाइन की पूरी 1 लाख साइकिल के लिए आउटपुट बन रही थी, पूरी 1 लाख साइकिल के लिए। जबकि मिली बेस्ड डिज़ाइन में इनपुट्स जो ही आपके पास क्लॉक जो ही 1 हुई, आउटपुट 1 होगी, और फिर क्लॉक राइजिंग है जाए स्टेट चेंज होगी, आउटपुट 0 होगी, जिसकी ड्यूरेशन कम है आपके पास, लेकिन इसकी आउटपुट पहले मिल रही है आपको। मूर बेस्ड में आउटपुट बाद में मिलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डायग्राम में। तो कोडिंग करें तो आप देखिए हमारे पास 2 स्टेट्स इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि आपके पास ये 0 की स्टेट है। लेट से मैं डायग्राम बनाइए, लेकिन साथ आपको स्टेप वाइज ड्रा करके दिखाता हूँ। इनपुट 0 है तो आप उसी स्टेट में, लेवल 0 है तो आप उसी स्टेट में, लेवल बार अब लिखा हुआ है, लेवल बार आप उसी स्टेट में।
जो ही लेवल 1 हुआ, जो ही लेवल 1 हुआ, आपने लेवल 1 किया तो हमने कहा कि मीली आउटपुट जो है वो भी बंद हो जाएगी, तो टिक को आपने ये बंद कर दिया, यहाँ टिक आउटपुट ही बंद हो जाएगी। तो आप स्टेट 1 में चले गए, तो इनपुट 1 हुई, आप स्टेट 0 में थे, इनपुट 1 हुई, आउटपुट 1 होगी, लेकिन स्टेट कब चेंज होगी? अब स्टेट चेंज नहीं हुई, स्टेट चेंज होगी क्लॉक के राइजिंग एज पे, क्योंकि स्टेट रजिस्टर में वो वैल्यू स्टोर होनी है। इनपुट 0 थी, लेवल 1 हुआ, इनपुट स्टेट 0 थी, सॉरी, लेवल 1 हुआ, आउटपुट 1 होगी, अभी स्टेट चेंज नहीं होगी। जो ही अगर क्लॉक राइजिंग एज आया तो आपकी स्टेट चेंज हुई, आप 0 से 1 में चले गए, आप यहाँ 1 में आ गए, आउटपुट आपके पास दोबारा क्योंकि स्टेट में आ गए तो आउटपुट 0 होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे मिले टाइप की आउटपुट है, यही पे रिप्रेजेंट होगी ये। 1 स्टेट में आपकी आउटपुट 0 है, 0 स्टेट में 0 है। अब इसके जब 2 डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब आउटपुट 0 हो चुकी है। जब तक आप स्टेट में लेवल 1 है आपके पास, आप इस स्टेट में रहें, और अगर लेवल 0 हो जाता है तो आप वापस चले जाए। तो ये 2 स्टेट से बन जाता है, क्योंकि मिली आउटपुट इनसाइड द स्टेट नहीं रिप्रेजेंट की जाती है, बल्कि अलॉन्ग द आर्क रिप्रेजेंट की जाती है, और वो 1 हो जाती है जो इनपुट चेंज हो। जब आपके पास क्लॉक राइजिंग हो जाएगा, स्टेट आएगी, चेंज होगी, तो आपकी आउटपुट 0 हो जाएगी। इसी का फिर ये एसएम चार्ट है, 2 स्टेट्स हैं, आपको स्टेट बॉक्स है ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक स्टेट बॉक्स ये चेक किया हुआ है। इस स्टेट बॉक्स में आप लेवल को 1 चेक कर रहे हैं, इफ लेवल इक्वल टू 1 तो अब मूव आउटपुट भी आएगी, टिक 1 हो जाएगा। ये डाटा जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारा स्टेट 0 से रिलेटेड पार्ट है। जो टिक 1 हुआ, आप स्टेट 1 में चले गए, स्टेट 1 में चले गए तो आपके पास टिक की वैल्यू दोबारा 0 होगी, क्योंकि रिप्रेजेंट कहीं भी नहीं हुई। दोबारा आपने लेवल को चेक किया, अगर 1 होगा तो आप इस स्टेट में रहेंगे, 0 होगा तो वापस आ जाएगा। ये हमारे पास इसका 2 स्टेट के साथ भी मिली की आउटपुट को, मिली की सर्किट को बनाया जा सकता है, राइजिंग एज वाले डिटेक्टर को। कोड आपके पास का लिखना हमने, तो कोड के लिए बाकी पोर्शन तो उसी तरह होगा, क्लॉक और रीसेट रिप्रेजेंट करेंगे, टिक रिप्रेजेंट करेंगे, लेवल रिप्रेजेंट करेंगे, इनपुट आउटपुट से, यानी कि सिग्नल डिक्लेरेशन करेंगे तो आपके पास, सॉरी, स्टेट डिक्लेरेशन करेंगे तो स्टेट 2 ही हैं, 0 और 1, तो 2 ही बिट्स काफ़ी है, एक 0 बिट और एक 1 बिट। 2 स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट काफ़ी होती है। स्टेट जब बिट की वैल्यू 0 होगी तो स्टेट 0 होगी, जब बिट की वैल्यू 1 होगी तो स्टेट 1 होगी। उसके बाद इंटरनल आपके पास वो रिप्रेजेंट किए हुए हैं सिग्नल डिक्लेरेशन होगी, क्योंकि ये 1 बिट के हैं, क्योंकि आपके पास स्टेट्स 2 ही हैं, 1 बिट काफ़ी होगी तो कोई 1 बिट डिक्लेयर किया हुआ है। और आगे नीचे मेरा क्वेश्चन वही आपके पास जो पहले हम लिखते आए हैं, यहाँ तो सेम है। अब नेक्स्ट स्टेट की लॉजिक चेंज होगी थोड़ी सी, तो ऑलवेज एट द रेट ऑफ स्टेट नेक्स्ट, वही डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमने स्टेट नेक्स्ट को स्टेट रेज और आउटपुट को 0 कर दिया, केस स्टेट रेज। और अगर स्टेट रेज 0 स्टेट में है तो लेवल को चेक किया, लेवल आपके पास 1 है तो आपके पास आउटपुट की सिग्नल वैल्यू 1 होती है, टिक इज इक्वल टू 1 बिट 1 और स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, क्योंकि आप लेवल 1 हो तो ये टिक भी 1 होना है और स्टेट नेक्स्ट 1 हो जाना है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप उसी स्टेट में लगाना है, तो इस एस की 0 से नहीं लिखा आपने। इफ़ लेवल 1 ना होता, लेवल 0 होता तो आप उसी स्टेट में रहना है, तो उसी स्टेट में आपको पता है तो आप एल्स कमांड ना भी लिखें तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही मिल जानी है, पहले आप डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड में आपके पास 1 स्टेट में है, जब तक लेवल 1 है तो आप उसी स्टेट में रहेंगे, लेवल 0 होगा तो वापस चले जाएंगे। 2 तरीके हैं, इफ़ निगेशन ऑफ लेवल, यानी कि जब लेवल 0 है तो स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू 0, और एल्स नहीं, ये आपके पास लेवल 0 नहीं है, लेवल 1 है तो आप उसी स्टेट में रहते हैं, वो फिर एल्स की कमांड इस वजह से नहीं लिखी हुई। इस पोर्शन को आप इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ से निगेशन को हटा दें, इफ लेवल स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ 1 आ जाएगा। फिर अगर लेवल 1 है तो स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू 1, एल्स स्टेट नेक्स्ट इज इक्वल टू 0, पूरा भी लिख सकते हैं। निगेशन के साथ नहीं यूज़ करना चाहिए, निगेशन के साथ यूज़ करेंगे तो कोड थोड़ा कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि निगेशन के लिए उसी स्टेट में रह रहा है, सॉरी निगेशन के लिए ये चेंज कर रहा है, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके लिए आपके पास उसी स्टेट में रह रहा है, इसलिए आपने यहाँ पर निगेशन चेक कर लिया था। ये आपके पास का कोड आप इस तरह लिख सकते हैं, कोड में कोई इशू है फिर डिस्कस भी कर लेंगे। अब कंपेरिजन है हमारे पास दोनों डिज़ाइन का, जो आपके पास दोनों शार्ट टिक जनरेट करते हैं, आपके पास मिले से आपने किया है, मूर से आपने किया है, दोनों मेथड में आपके पास 1 शार्ट सिग्नल जनरेट होता है। टिक सिग्नल जो है वो शार्ट सिग्नल जनरेट होता है आउटपुट पे, इनपुट सिग्नल में जब भी चेंज आती है 0 to 1, आउटपुट सिग्नल में
टिक का सिग्नल जो है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए बंद होता है, डिटेक्ट करता है आपका सर्किट। लेकिन आप देखेंगे मिले डिज़ाइन में फीवर स्टेट्स चाहिए थी, कम स्टेट्स चाहिए थी आपके पास, क्योंकि मिले में आपने 2 स्टेट से बनाए, मूर से आपने 3 से बनाए, तो मिले में कम स्टेट चाहिए, तो कम आपके पास मेमोरी यूज़ होगी। लेकिन मिले का इशू ये है कि आपके पास की जो आउटपुट सिग्नल था उसकी जो विड्थ थी वो बहुत कम है, जबकि मूर में पूरे 1 लाख साइकिल्स के लिए आउटपुट सिग्नल बन रहता है। मिले में आपके पास जो आउटपुट सिग्नल है वो उसकी ड्यूरेशन कम थी, और ये ड्यूरेशन मज़ीद कम हो सकती है अगर आपका इनपुट सिग्नल क्लॉक के राइजिंग एज के क्लोज चेंज हो, तो वो फिर आप इसके पास मतलब आपके पास ग्लिचेस वगैरह भी जो हो सकती हैं वो भी पास हो सकती हैं आउटपुट पे, क्योंकि इनपुट का सिग्नल की विड्थ आउटपुट के सिग्नल की विड्थ कम है, बट द विड्थ ऑफ द आउटपुट में वेरी एंड इनपुट ग्लिचेस, कि इनपुट में कोई ग्लिच आए उसकी वजह से जो आउटपुट में वन होगा वो भी आपके पास आउटपुट में पास हो जाएगी। तो इसलिए मिले की अगर आपके पास कम स्टेट्स यूज़ हो रही है और मिले के आपके पास आउटपुट आपको जल्दी मिल रही है, कि हमने देखा था, हमने अगर ड्रा करके दोबारा भी था, तो आपके पास क्लॉक के राइजिंग एज पे ये क्लॉक है आपके पास, दोबारा इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं क्लॉक के लिए आपको ड्रा कर लेता हूँ कि आपके पास ये क्लॉक थी और इस तरह सिग्नल था, इसको ये क्लॉक सिग्नल था आपके पास और इनपुट सिग्नल इस तरह चेंज हो रहा था लेवल का सिग्नल। और आउटपुट सिग्नल जो था जो आपके पास उसके लिए था, मिले के लिए था, वो ये था, जो इनपुट 1 हुई आउटपुट सिग्नल 1 हुआ, क्लॉक का राइजिंग एज आया, स्टेट चेंज हुई, आउटपुट सिग्नल आउट, यहाँ क्लॉक की राइजिंग एज पे स्टेट चेंज होगी, थोड़े से डिले के बाद आउटपुट सिग्नल 0 हो गया। ये आउटपुट सिग्नल था जब मिले स्टेट है, तो देखिए इसकी विड्थ कम है आपके पास एज कम्पेयर टू, अगर मैं ड्रा करूँ इधर ही आपके पास जगह यहाँ पे कम है, मैं नीचे ड्रा कर देता हूँ इधर, जगह ड्रा कर देता हूँ कि जो आपके पास मूर वाली आउटपुट थी, मूर डिज़ाइन की, वो इनपुट के साथ चेंज नहीं हो रही थी, वो क्लॉक के राइजिंग भी चेंज हुई थी यहाँ पे, तो वो इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रही थी, मूर की आउटपुट है, अगले क्लॉक के राइजिंग इसके बाद 0 हो गई थी। इस पॉइंट पे इसके थोड़ी देर बाद इस राइजिंग एज की, क्योंकि इनपुट 1 है क्लॉक राइजिंग एज पे, तो आउटपुट चेंज हुई 1 मूर के लिए, और आउटपुट अगले राइजिंग एज के बाद 0 हो जानी चाहिए। तो ये दोनों आपके पास आउटपुट थे। अब इसमें अगर देखें हम, तो आपके पास जब इनपुट सिग्नल 1 हो रहा है, तो आउटपुट सिग्नल मिले में आउटपुट सिग्नल फौरन 1 हो जाता है, और फिर उसके बाद जब क्लॉक राइजिंग जाता है तो थोड़ी टाइम के बाद डिले के बाद 0 हो जाएगा। तो इसकी विड्थ कम है, मूर वाले की विड्थ ज़्यादा है। इसलिए अगर इनपुट में थोड़ी सी ग्लिच आए कि इनपुट सिग्नल 0 to 1 हो किसी भी नॉइज़ की वजह से, फिर 0 हो जाए, तो आपके पास आउटपुट सिग्नल फिर भी 0 to 1 to 0 हो जाएगा, तो आउटपुट में मैप हो जाएगी ग्लिच भी। ये तो एक्चुअली इनपुट सिग्नल चेंज हुआ ना 0 to 1 और फिर 1 रहा है। अगर इनपुट सिग्नल पे किसी भी ग्लिच की वजह से, नॉइज़ की वजह से इनपुट सिग्नल थोड़ी देर के लिए 0 to 1 होगा, तो आउटपुट भी सिग्नल 0 to 1 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। इनपुट की ग्लिचेस आउटपुट में पास हो जाती हैं, ये नुकसान है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि मिले में आपके पास 2 स्टेट यूज़ हुई हैं, मूर के लिए 3 स्टेट्स यूज़ हुई हैं, तो मिले की आपके पास मेमोरी भी कम होगी। मिले में आउटपुट जो है आपको इधर मिल गई है, पहले मिली है, मूर में आउटपुट आपके पास इधर मिली है क्लॉक के राइजिंग एज पे, तो मिले में आउटपुट पहले मिलती है, फास्टर मिलती है, तो मिले का सर्किट फास्ट है, आपके पास जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसलिए आपके पास एडवांटेज क्या है मिले का कि आपके पास फास्ट भी है, मेमोरी भी कम यूज़ कर रहा है। जबकि इसके पास डिसएडवांटेज क्या है कि जो ग्लिचेस हैं, इनपुट ग्लिचेस हैं, इनपुट में कोई ग्लिच आती है तो वो भी आउटपुट में पास हो जाएगी।
अब फ़र्क ये है आपके पास कि आपने the choice between the two design depends upon the subsystem that uses the output signal। कि आपके पास जो आगे वाला सिस्टम है जिसको ये आउटपुट जा रही होगी इस सर्किट की, उस पर डिपेंड करता है। अगर सब सिस्टम सिंक्रोनस सिस्टम है जिसकी क्लॉक सेम है जैसी क्लॉक आपके पास इसी सिस्टम की राइजिंग डिटेक्टर की है, वो सब सिस्टम भी आपके पास वही क्लॉक यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है सिस्टम फिर जो आउटपुट सैंपल करेगा वो क्लॉक के राइजिंग एज पे करेगा। तो ग्लिचेस फिर आपके पास आउटपुट पे सैंपल नहीं होंगी, क्योंकि आपके पास अगला सिस्टम जो है वो क्लॉक के राइजिंग एज पे वैल्यू अपने साथ ले रहा होगा, तो इसलिए वो क्लॉक के राइजिंग एज पे देखेगा तो जो आपके पास उस वक्त जो वैल्यू होगी तो मिले की वैल्यू उस वक्त जिसको मिलेगी वो उठाएगा। तो ग्लिच वगैरह जो आगे पहले जीरो हो चुकी होंगी वो वैल्यू नहीं उठाई जा सकेंगी, उस केस में फिर आपको मिली का डिज़ाइन बेहतर होगा। FSM आउटपुट जो आपके पास अगर सब सिस्टम सिंक्रोनस है करंट सिस्टम के साथ, तो FSM आउटपुट सैंपल ओनली एट द राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक, उसमें भी राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक पे सैंपल होगी आउटपुट। विड्थ एंड ग्लिचेस डू नॉट मैटर एज लॉन्ग एज द आउटपुट सिग्नल स्टेबल अराउंड द एज। अगर क्लॉक के राइजिंग एज के उसके अराउंड आपके पास मिले आउटपुट का सिग्नल स्टेबल होगा तो फिर ग्लिचेस और जो आउटपुट सिग्नल की विड्थ वो मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आगे जो सिस्टम है वो सेम क्लॉक पे आउटपुट आपके पास उठाएगा जिसमें आपके पास करंट सिस्टम काम कर रहा है। तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की वजह से अगर आपके पास क्लॉक के राइजिंग एज के अराउंड आउटपुट स्टेबल है, ग्लिचेस भी नहीं है और विड्थ बेशक कम भी है, ग्लिचेस भी हों तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपकी सही सैंपल होगी। जबकि आपके पास तो इसलिए आपके पास मिले जो होगा आपके पास इस तरह की कंडीशन में बेहतर होगा कि आप मिले को अडॉप्ट करें इस तरह की एप्लीकेशन में, कि आपको आउटपुट जल्दी मिल रही है, आपकी मेमोरी कम यूज़ हो रही है और ग्लिचेस और बिट्स जो है वो मैटर नहीं करें अगर सब सिस्टम जो है वो भी आपके पास सिंक्रोनाइज्ड है विद द सेम क्लॉक। तो ये आज हमने एक एग्जांपल की जिसमें हमने डिस्कस किया कि आप राइजिंग एज डिटेक्टर के सर्किट को किस तरह मॉडल करें यूजिंग आपके पास मिले बेस डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, मूल बेस डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, उनकी कोडिंग कैसे करेंगे। तो हमने कोडिंग FSM कोडिंग को देखा, फिर एग्जांपल लेके डिफरेंट आपके पास मिली बेस डिज़ाइन की कोडिंग की और मूल बेस डिज़ाइन की कोडिंग की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स लेंगे उनकी हम स्टेट डायग्राम डेवलप करेंगे, SM चार्ट डेवलप करेंगे और फिर उसका कोड भी लिखेंगे। और जो आपका ऑनलाइन सेशन होगा उसमें आप इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।